नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और आज समय है मेरे धारावाहिक के 14वें भाग को प्रस्तुत करने का। कहानी मालती जी की है, जो कि अस्पताल में थी और उनकी बेटी रुचि अपनी सहेली, अपनी बहन, जो कि उसकी बहुत अपनी थी, रेवती, उसे अपनी माँ की सारी बातें बता रही थी। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपने इसके सारे भाग सुन लिए होंगे। यदि कोई भाग रह भी गया है तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी कहानियों के पात्र एवं कहानी के और भागों का परिचय भी डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। धन्यवाद जी। पिछले भाग में आपने देखा कि मालती जी ने रवि वर्मा को अपने पापा की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जब वह कॉलेज की सहेलियों के साथ आए थे तो उन्हें अपनी छुट्टियों की एप्लीकेशन दे दी थी। बस इसके आगे की कहानी प्रस्तुत है। बस वो एप्लीकेशन देना ही छोटी सी बात नहीं थी। इस बात को इतना अधिक तूल दे दिया गया कि मम्मी ने कागज फाड़ कर उन्हें उस लड़के को दिया कैसे। रुचि ने रेवती को बताया, बस चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी उन लोगों के निम्न बुद्धि स्तर तक पहुंच ही नहीं सकती थी और उनकी बुद्धि इसके आगे चल नहीं सकती थी। अब वो उन्हें समझाए भी तो क्या समझाए, कोई समझना भी तो नहीं चाहता था। या तो ये बात जानबूझकर ही बढ़ाई गई हो, क्योंकि उसी रात ये निश्चित हो गया था कि आज से ऊपर वाले कमरे में बिट्टू रहेगा और मालती जी नीचे वाले कमरे में सोएंगी, ताकि वह सबकी नज़र के सामने रहे। उस दिन तो मम्मी बहुत रोई थी और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि अब उसका सारा सामान भी नीचे लाया जा रहा था। पर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है वो रोए या हंसे। बिट्टू मामा ने तो अपनी दुकान बंद होने के बाद लेबर को घर में लगाकर ऊपर से सारा सामान नीचे भिजवा दिया था और नीचे वाले कमरे से जो पापा की अलमारी रखी हुई थी वो चाची चाचा के कमरे में जा चुकी थी। अगर कहीं और रहने का ठिकाना होता ना, सच मम्मी तो उसी रात ही चली जाती, उस घर में रहती ही नहीं। उस रात जब वो सोई तो मालती जी को उन्होंने कई बार ये वाली बात रुचि को भी बताई थी कि उस रात नानी और नाना, मालती जी के ताऊजी और ताई जी, जो कि उनके माता पिता थे, वह दोनों उनके सपने में आए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कह रहे थे, बच्चे रोना मत। और फिर स्वप्न में ही उनकी मम्मी उनके पापा को कह रही थी, समझ गए, इसी दिन के लिए मैं कहती थी कोई भी इस घर की ओर रुख ना करे, तब तुम कहते थे। और फिर उन्होंने उससे बहुत प्यार करते हुए कहा, मेरी बच्ची सब ठीक होगा, हम तेरे साथ ही हैं, तू घबरा मत, परमात्मा चाहेगा तो तुझे जल्दी ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तू मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर। इन लोगों के साथ ऐसी मूर्ख बातों में उलझकर क्यों अपना समय और सपने खराब कर रही है। उन्होंने उसे बहुत देर तक गोद में बिठा करके प्यार भी करा। सोकर उठने के बाद मालती जी समझ नहीं पा रही थी वो सपना था या साक्षात उनके मम्मी और पापा उनके साथ ही बैठे रहे थे। रुचि ने रेवती को बताया कि मम्मी ने कहा था उन्हें यही लग रहा था कि वह उनकी गोद में है और उन्होंने ऐसा महसूस भी किया था।
फिर उसके बाद मम्मी पूरी रात लेटी रही। उन्हें ऐसे ही लग रहा था जैसे कि वह अपने मम्मी और पापा के पास ही लेटी हुई है। मम्मी इस बिस्तर पर लेटी थी जहाँ पर कि पापा कभी सोया करते थे। मम्मी को यह एहसास हो रहा था कि उनके पापा और मम्मी उनके साथ ही हैं, और जब वो सवेरे उठी तो उनमें एक अलग ही आत्मविश्वास था। अगले दिन वो बहुत देर से उठी थी। आने जाने वाले लोग आने भी लगे थे। चाचा जी पापा की 13वीं के लिए कार्ड भी छपवा चुके थे। उस दिन जब मम्मी तैयार होकर बाहर आई तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो हालातों के बहाव में बहेंगी नहीं, अपितु लड़ेंगी, और सरकारी नौकरी तो वो प्राप्त करके ही रहेंगी। अभी वो घर में खाना नहीं बनाते थे। कोई ना कोई पड़ोस से ही या चाची के मायके से या कहीं से भी खाने के लिए खाना बाहर से ही आ रहा था। चाय भी बाहर की दुकानों से ही आ रही थी। अभी तक चाची ने अपनी रसोई चालू नहीं करी थी। उनके घर के बाहर गली में ही जो हलवाई था, चाची के मायके वाले वहाँ से ही खाना बनवा कर उनके लिए भिजवा रहे थे। अब इन लोगों को खाना तो बनाना नहीं था, लेकिन दीप्ति ने तो अपने कपड़े सिलना नहीं छोड़ा। वो बस इतना करती थी कि आने जाने वालों को चाय की बड़ी टंकी में से चाय लाकर सबको देती रहती थी। ऐसे ही पानी के भी कुछ गिलास रखे हुए थे। उस दिन जब मम्मी बाहर बैठी तो सरकारी मकान के ही मिश्रा जी, पांडे जी, गीता और उसकी मम्मी भी साथ में आई थी। अब की बार तो पापा के स्कूल के और भी बहुत सारे टीचर आए थे। उन्होंने मम्मी को एक फॉर्म भरने के लिए दिया और आश्वस्त किया कि जल्दी ही पापा की ग्रेच्युटी वगैरह के सारे पैसे मिल जाएंगे और आप ये वाला फॉर्म भर दो। और फिर उन्होंने मम्मी से कहा कि अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताओ, अगर कोई पैसे वगैरह भी चाहिए हो तो हमें बताओ। मम्मी ने तो इनकार में सर हिला दिया था। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए था। पर बहुत दिनों के बाद मम्मी को अपनी सहेली गीता और अपनी सरकारी कॉलोनी के लोगों से मिलकर बहुत बहुत अच्छा और अपनापन लगा। उस दिन चाची भी उनके बीच में नहीं आई थी, क्योंकि वह चाचा के साथ दूसरे दिन के ब्राह्मण भोज और 13वीं की तैयारी में लगी हुई थी। जब तक वह अंदर आई तब तक गीता और उसकी मम्मी और सारे लोग जा ही रहे थे। शाम को जब गुड़िया ने अपनी मम्मी को बताया कि मालती से कुछ लोगों ने ना कहीं साइन करवाए हैं, तब चाची ने अलग जाकर उससे पूछा, कहाँ साइन करवाए थे, कहाँ साइन करे हैं? मालती ने कहा, पापा के कुछ कागज़ों पर साइन करने थे। चाची ने मालती को हिदायत दी, अब कहीं पर भी तुम साइन करोगी बिना बिट्टू को और अपने चाचा को दिखाए हुए नहीं करोगी। उस दिन वो ज़्यादा शोर इसलिए नहीं मचा सकी थी क्योंकि घर में और भी लोग आए हुए थे। मालती ने देखा कि चाची ने मम्मी की चेन गले में पहनी हुई थी। मम्मी ने तभी चाची को बोला, ये चेन तो मेरी मम्मी की है। चाची ने फिर मालती को समझाया, मैं ही तो तेरी मम्मी हूँ और ये चेन हमारे घर की है। उनकी सारी चीज़ें अब इस घर की ही है, और याद रखो इस घर में 3 बच्चे हैं, बहुत तुम अलग रह ली और फिजूल की बातें मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो तुम्हारे पिता है, वो कुछ नहीं थी तुम्हारी। मालती को ख्याल आया, शायद पापा ने मम्मी के गले की चेन घर में और अपनी अलमारी में ही रखी होगी, क्योंकि वो जब भी मम्मी को याद करते थे वो कई बार वो चेन खुद भी पहन लेते थे। पर पता नहीं उन्होंने ये चेन कब निकाल ली होगी, अलमारी में ही रखी होगी। पापा ने शायद बैंक में नहीं रखी होगी, तभी चाची ने निकाल कर अपने गले में पहन ली। क्या पता माँ के और गहने भी अलमारी में हो। लेकिन अब चाबी और अलमारी दोनों ही चाची और चाचा के कमरे में थे। जब से मम्मी और पापा उसके सपने में आए और उसे बहुत प्यार करा था, तब से तो मालती जी का मनोबल बहुत बढ़ गया था और उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे सरकारी नौकरी भी करेंगी और पढ़ेंगी भी।
ये जो थोड़ा सा समय है, लगभग 2 साल का, जब तक कि उनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती या कि उससे पहले ही उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वह अपने मन का कोई भी दुख नहीं बढ़ाएंगी, वो अपने लक्ष्य से भी नहीं डिगेंगी। तब तक यही बेहतर है कि वो हिम्मत से काम लें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मम्मी को उस कमरे में नीचे ही अकेले सोना अब बुरा भी नहीं लग रहा था। उन्हें पूरा विश्वास हो चला था कि वो अकेली है ही नहीं, उनके मम्मी और पापा उसकी सहायता करेंगे। वैसे भी पापा ने जो मालती जी को पासबुक दी थी उसमें लगभग 50,000 रुपये थे और उस समय वो बहुत बड़ी रकम थी। अगर मम्मी चाहती तो वे हॉस्टल की भी फीस देकर हॉस्टल में रह सकती थी, लेकिन अब तो उन्होंने कमज़ोर होना ही नहीं था। जब घर का सब कुछ इन्होंने ले लिया तो भला वह हॉस्टल जाकर क्यों पढ़े, उनके मन ने कहा। और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था वो इसी घर में रहेंगी और पढ़ेंगी भी और अपनी मर्जी से रहेंगी। चाची दूसरे दिन के ब्राह्मण भोज की तैयारी में लग रही थी, लेकिन अच्छी बात अब तक यह थी कि वह कोई भी काम करने के लिए मालती को नहीं कह रही थी। दूसरे दिन सरकारी कॉलोनी से भी पापा के बहुत सारे दोस्त आए थे। पड़ोस के और चाची के रिश्तेदारी के बहुत से लोग आए थे। चाची अपने व्यस्त समय में से भी सबको यह साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि भैया भाभी के बाद अब वही है जिनको कि सब कुछ मिलना चाहिए। वो सबको यही कह रही थी कि मालती मेरी बेटी है। लेकिन जब मिश्रा अंकल ने जाते हुए मम्मी के सर पर हाथ रख कर कहा, बेटा परेशान मत होना, तुम्हारे कागज़ सबमिट हो गए हैं, अब जल्दी ही ग्रेच्युटी वगैरह के पैसे मिल जाएंगे, पेंशन भी हुई तो चालू हो जाएगी, तुम्हारा नॉमिनेशन तो अप्रूव हो गया है। चाची ने जब बीच में कुछ भी बोलना चाहा तो मिश्रा अंकल और सैनी अंकल ने उन्हें अच्छे से समझा दिया कि पापा की सर्विस बुक में बेटी का नाम केवल और केवल मालती लिखा है, इसलिए उनकी वही नॉमिनी रहेगी। इतना सुनने के बाद एक बार तो चाची चुप हो गई थी, परंतु उन्होंने मालती से कुछ नहीं कहा था। उस दिन पापा की 13वीं के बाद जब अधिकतर रिश्तेदार तो चले गए थे, रात तक तो सिर्फ चाची की बहन इत्यादि ही रह गए थे। उन्होंने भी सवेरे ही चले जाना था। तब तक शायद चाचा को भी समझ आ गया था, जैसे कि सब लोग चाची और चाचा को नहीं अपितु मालती को सांत्वना देकर जा रहे थे। तो उन्हें लग रहा था मालती को अब घर का हिस्सा मानना कुछ गलत ही होगा। मम्मी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसके बाद चाचा ने ना तो मम्मी से कोई काम करने के लिए कहा, भले ही वह अपनी गुड़िया को डांट रही हो, कुछ भी कह रही हो, पर उन्होंने मालती को तो कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मम्मी हमेशा के लिए जैसे वो जाती थी कॉलेज, वैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। रुचि ने रेवती को बताया। दूसरे दिन मम्मी फिर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो चाची ने मालती से कहा, चाय पी के चले जाना। नाश्ता तो तब तक बना नहीं था, लेकिन रात का काफ़ी सामान रखा था, तो मम्मी ने उसी में से ही कुछ सामान अपने लिए बांधा और कॉलेज चली गई। कॉलेज में अपनी सहेलियों पुष्पा, मंजू, सुषमा सबसे मिलकर उसे बहुत अच्छा और अपनापन लगा। इतने दिन बाद मम्मी को कॉलेज जाकर इतना अच्छा लगा। वो अपनी सहेलियों से खुलकर बात कर रही थी और वे बिना वजह की लड़ाई झगड़ों की वहाँ पर कोई बात नहीं हो रही थी। उनके अपने स्तर की ही बातें हो रही थी। बातों ही बातों में जब मम्मी ने अपनी सहेलियों को बताया कि घर में गुड़िया उनका सारा सामान देखती रहती है, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी पासबुक कहाँ छुपा कर रखें जो कि उनकी नज़र में ना आए। तो सुषमा ने उनको सुझाया, इस पासबुक को अपने कॉलेज के लॉकर में ही रख दे। कॉलेज में उन सबको एक एक लॉकर मिला हुआ था जिसमें कि वो अपने ट्यूटोरियल की कॉपी इत्यादि रख दिया करते थे। नोट्स वगैरह भी वहाँ ही रहते थे। ये सुझाव उसे बहुत अच्छा लगा और उसने वो वाली पासबुक
कॉलेज के लॉकर में ही रख दी। थोड़ी देर बाद रवि वर्मा, जी हाँ पापा, वो भी उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने मम्मी को बहुत सारे नोट्स दिए जो कि उनकी अनुपस्थिति में पढ़ाया गया था। मम्मी ही क्यों, सब हैरान हो गए थे कि रवि वर्मा ने मालती के लिए नोट्स बनाए हैं। वो तो अपनी भी पढ़ाई कभी ना करे। हंसते हुए पापा ने मम्मी को कहा, तुम्हें याद है मेरा फाइनल ट्यूटोरियल में जब मैं अपनी फाइल, अपना नोटिस सब कुछ लाना भूल गया था तो तुमने मेरी हेल्प करी थी ना। मम्मी हमेशा से सब कुछ याद करने के लिए लिखने की आदत थी और मम्मी की राइटिंग भी बहुत खूबसूरत थी। इसलिए जब वो कॉलेज गई तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल दिखाई। उस दिन रवि वर्मा के मार्क्स भी कट जाते क्योंकि उसने तो फाइल बनाई ही नहीं थी। तभी मम्मी ने अपने याद करने वाले सारे नोट्स रवि वर्मा को दे दिए थे और उन्हीं की ही एक फ़ाइल बना दी गई क्योंकि मम्मी की राइटिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी थी। भले ही उनके नोट्स रफ थे पर पापा के लिए तो वो फेयर के जैसे लगकर भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बस मम्मी ने यही सहायता करी थी पापा की और पापा ने उसी सहायता का हवाला देते हुए कहा, देखा तुमने भी मेरे लिए करा था। तभी रेवती ने बोला, आंटी तो आज भी बहुत खूबसूरत है, उस टाइम तो गजब ही होती होंगी, है ना। रेवती ने कहा, अरे नहीं। रुचि ने रेवती को कहा, मेरे पापा भी कम डैशिंग नहीं है। अगर तुमने उन्हें देखा होता ना तो तुम जानती। पापा ने मम्मी को सारे नोट्स दिए। फिर पापा ने उस दिन मम्मी को घर जाने के लिए अपनी बाइक पर लिफ्ट भी दी थी। हालांकि मम्मी तो बहुत डर रही थी, उनके साथ जाना भी नहीं चाह रही थी, पर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई उन्हें किसी भी चीज़ के लिए ना मना ही नहीं कर पाता था। आते हुए पापा ने रास्ते में कॉफ़ी हाउस में मम्मी को कुछ खाने के लिए भी कहा तो मम्मी तब भी मना नहीं कर पाई। तब पापा ने मम्मी को सांत्वना देते हुए कहा, अरे मैंने तुम्हारे घर का माहौल देख लिया है और इतना समझदार हूँ मैं कि सब कुछ समझ सकूँ। तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझसे कह देना। मम्मी की आंखों से तब अविरल अश्रु की धारा बह निकली थी। पापा ने मम्मी के बालों को सहलाते हुए उनका हाथ पकड़ा तो शायद यह उन दोनों के प्रेम की शुरुआत थी। बस उसके बाद उनके प्रेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और शायद उसकी परिणति ही विवाह थी। फिर शादी कब हुई? रेवती ने पूछा। बताऊंगी, बहुत टाइम हो गया दीदी, अब तो आप अपने घर जाओ, कल मिलेंगे। मैं भी अब मम्मी के पास ही चली जाती हूँ। कैंटीन से दोनों के दोनों उठे और रेवती अपने घर चली गई और रुचि अपनी मम्मी के पास। धन्यवाद जी। आगे की कहानी अगले भाग में। आपको मेरी कहानी कैसे लग रही है कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।